सभी को दृष्टव्य और श्रोतव्य है, मतलब दिखाई और सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। दृष्टव्य मतलब देखना, श्रोतव्य मतलब सुनना, है ना। सभी को दृष्टव्य और श्रोतव्य दोनों होना चाहिए। उसी के बाद हम करते हैं 2 मिनट बाद। से स्टार्ट। तो ये हो गया यहाँ से। चलो, चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप में कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले थे मैंने, है ना। वो पहुंचे होंगे, जिसमें 12 राशियां थी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। इन राशियों के बारे में हमने कल बात की थी। राशियों के स्वामियों के बारे में बात करनी है आज हमें। बेस नहीं आता होगा तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आशा से आप सभी ने 12 राशियां याद कर ली होंगी। आकृति याद किया आपने? जी सर। शिवांजलि, आपको याद हुई? यस, हो गई याद। चलिए, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो, राशि जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर राशि ज्योतिष की ABCD है। अगर यही याद नहीं है तो आगे कुछ नहीं जाएंगे। अभी तो जैसे लोग तो 12 राशियों के नाम 12 भाषाओं में याद कर लेते हैं। इंग्लिश में होती है एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेज, है ना। ये इंग्लिश में रहती हैं। इंग्लिश में अगर आमतौर पे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये लिखा होता है कि आपकी कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, है ना, एक्वेरियस, पाइसेज वगैरह ये सब है। तो अपन तो हिंदी में बेसिक से याद कर रहे हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब मैं आपको बताता हूं कि हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। ठीक है। राशि क्या थी? सितारों का समूह। ठीक है। ऐसे सितारों का समूह जो इकट्ठा हुआ पड़ा था, और पृथ्वी उस समय उसी एंगल पे उस क्षण में घूम रही थी, और आपका जन्म हो गया। तो जिस समूह के अंतर्गत आपका हुआ, वह हुआ आपकी राशि। ठीक है। सभी की कोई ना कोई राशि होती ही है। नाम राशि के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई जन्म के हिसाब से राशि ढूंढता है, कोई नाम के हिसाब से राशि ढूंढता है। जिसको जन्म समय, स्थान इत्यादि का ज्ञात नहीं है, वो नाम के हिसाब से राशि चलाता है। वरना जिसको जन्म के हिसाब से राशि है वो अलग है। जैसे आप मेरी बात करें, है ना, तो नाम के हिसाब से मेरी राशि वृश्चिक बनती है, मान लो, है ना। लेकिन जन्म के हिसाब से मेरी राशि कर्क है, तो प्रेफरेंस में कर्क मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो नाम के हिसाब से रख दी गई, हो गया। लेकिन जो एक्चुअल राशि है वो जन्म के हिसाब से मानी जाएगी कि आप जिस नक्षत्र में, जिस पृथ्वी
कि भूमंडल की धरा पर उसके आकाशगंगा में घूमने के कारण से माने गए हैं, वही आपकी दिशा को मानना चाहिए, उसी दिशा को आपको मानना चाहिए। तो कितनी राशि होती है? 12। ठीक है, क्लियर। हमारे पास ग्रह कितने हैं? 9। ठीक है, 12 राशि, 9 ग्रह। अब इन 9 ग्रहों में से राहु और केतु को हटा दीजिए। किसको इसको हटाना है? राहु और केतु को। तो अब कितने बचे? अब बचे हमारे पास 7। अब हमारे पास 7 ग्रह बचे हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह बचे? मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि। ठीक है, ये 7 ग्रह हमारे पास बचे हैं। पीडीएफ आप खोल के, वो फोटोज जो मैंने आपको भेजी है उसको आप खोल के देखेंगे तो उसमें होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू, ट्राई स्क्रीन करके देखते हैं, है ना? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये मतलब ये स्वामी दिख रहे हैं आपको इसमें? मेरे स्वामी वृश्चिक ये सब लिखा हुआ है जो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से अंदाजा आपको लगेगा, तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 12 राशियां लिखी है। मेष, वृश्चिक, वृष, तुला, मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह, धनु, मीन, मकर, कुंभ। दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब आप ना इनके पेयर बनाना सबसे आसान काम है याद करने के लिए। ठीक है, क्या करना है? पेयर बनाने हैं। नंबर 1 और नंबर 8 की राशि कौन कौन सी हुई? मेष और वृश्चिक। someone wants to join. ला। 1 और 8 का स्वामी मंगल। एक सब मेरे पीछे बोलो, 1 और 8 का स्वामी मंगल। 1 और 8 का स्वामी मंगल। ठीक है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र। 2 और 7 का स्वामी। 3 और 6 का बुध। 3 और स्वामी बुध। 4 का चंद्रमा। चंद्रमा। 5 का सूर्य। 5 का 9 और 12 का गुरु। 12 का गुरु। 10 और 11 का शनि। शनि। ऐसे ही अगर झट से याद करना है तो यही एक तरीका है। 1 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु और 10 11 का शनि। ठीक है, अब क्या है कि हर राशि का कोई ना कोई स्वामी है। ठीक है, बेसिक है कि चंद्रमा 4 नंबर का स्वामी है, मतलब कर्क राशि का, सिंह का। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा इस प्रकार के ग्रह हैं जो सिर्फ एक एक राशि के स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त बुध, गुरु, शनि, है ना, ये सारे जो है ये 2 2 राशियों के स्वामी हैं। इतना समझ आया? विनय जी समझ आई इतनी बात कि सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं, बाकी सारे ग्रह 2 2 राशियों के स्वामी हैं। ठीक है? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। ठीक है, तो ये जो 12 राशियां हैं, है ना, ये जो 12 राशियां हैं ये इन 7 ग्रहों में बटी हुई हैं। ठीक है, ये इन 7 ग्रहों में बटी हुई हैं। सूर्य
और चंद्रमा एक एक राशि के अधिपति हैं। ठीक है, सूर्य जो है वह सिंह का अधिपति है, चंद्रमा जो है वह कर्क का अधिपति है, कर्क का मालिक है। अगर बात हो रही हो मेष राशि की तो अपने आप दिमाग में मंगल आ जाना चाहिए। ठीक है, बात हो रही हो मीन राशि की तो अपने आप माइंड में गुरु आ जाना चाहिए। बात हो रही हो चंद्रमा की तो कर्क राशि अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए। जल्दी से यूं, जब तक आपको ये चीजें टिप्स पर नहीं होंगी कि 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 बार गुरु, 10 का शनि, तब तक काम नहीं बनने वाला। इज दैट क्लियर? तो मैंने इसके नोट्स भी ग्रुप में डाल दिए हैं, जिसमें से आप देखकर इसे पढ़ लेंगे कि 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने को पहले ही सीक्वेंस में लगा रखा है कि पहले 1, फिर 1 के साथ 8 की जोड़ी बनती है 2, फिर 2 के साथ 7 की बनती है 3, 3 के साथ 6 की बनती है फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 10। इसी हिसाब से सीरियल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपने राशि और राशि स्वामी को याद करना है। राशि तो सबको याद है, संदीप जी, आदित्य, विनय जी, शिवांजलि, राकेश जी, इन सबको जो है राशियां याद हैं। अब हम इनके राशि स्वामी याद करेंगे। ठीक है, हमने इनके राशि स्वामी याद कर लिए। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी से ये चीज याद हो जाए। ठीक है, चलिए नाउ हम इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक विचार होता है, ये उच्च और नीच का विचार। ठीक है, मैं इसको देखता हूं, कंटिन्यू, स्टार्ट, ये रहा और ये रहा। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपको राशि और उच्च नीच, ये उच्च दिख रहा है लिखा हुआ? ठीक, Yes, sir. तो अब आप ये देखिए कि हर जो ग्रह है, ठीक है, जो हर ग्रह है वह किसी एक राशि में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हर ग्रह किसी राशि में बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, अगर सूर्य मेष राशि में है तो वह अच्छा मतलब सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, अगर सूर्य के साथ अगर 1 लिखा देखें, कहां पे लिखा देखें? अगर आप सूर्य के साथ लिखा लगा देखें तो आपको, जैसे हमने कल कुंडली बना के बताया था ना, जैसे कि आपने कल हमने कुंडली बनाई थी, ठीक है, ये कुंडली बन गई। अब मैंने अभी अभी बताया कि सूर्य जहां पर भी 1 नंबर का होगा तो वो उत्तम माना जाएगा, बल्कि सर्वोत्तम माना जाएगा, सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, सूर्य यदि 1 नंबर का बैठा है तो 1 नंबर का मतलब क्या है? सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। और 1 नंबर कौन सी राशि हुई? सूर्य राशि, एक राशि कौन सी, पहली राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष। मेष। आपको बड़ा अगर सूर्य मेष राशि का बैठा है तो ऐसा सूर्य सर्वोत्तम माना जाएगा। अब वो जो है, अब यदि सूर्य 1 नंबर का यहां बैठा हो, 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 XYZ कहीं भी बैठा हो, वो अच्छा ही
माना जाएगा, वो जहां भी बैठेगा 99% शुभ फल को ही देगा। ठीक है, जहां पर भी सूर्य 1 नंबर मतलब कि मेष राशि का बैठा होगा, वहां पे कैसा फल देगा? सर्वोत्तम फल देगा। सर्वोत्तम फल देगा। ठीक है, अभी आगे जाके ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी कि जब हम इसमें भाव के बारे में पढ़ेंगे, जब इनमें दूसरे ग्रहों की युति पढ़ेंगे। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि भैया 7 चीजें होती हैं, 8 चीजें तो कम से कम होती हैं कि राशि, ग्रह, योग, दृष्टि, मित्र, शत्रु, सम, है ना, योग, उसके बाद साथ में दशा। तो ये सब जो चीजें हैं ये सारी डिपेंड करते हैं, पर फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि जितने इन 12 भाव में सूर्य कहीं भी बैठा हो तो वो क्या फल देगा? अच्छा फल ही देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। सूर्य अगर आपको पूरी कुंडली में 1 नंबर का बैठा दिख रहा है तो वो अच्छा फल देगा। क्लियर? हाँ जी। चलो अब बात करते हैं आगे। चंद्रमा देखो कौन से नंबर का लिखा हुआ है? 2 नंबर पे। 2 नंबर का। 2 नंबर का। तो जैसे सूर्य 1 नंबर का होके अच्छा फल देता है, ऐसे ही चंद्रमा कब अच्छा फल देगा? जब वो 2 नंबर में होगा। 2 नंबर में होगा। अब पूरी कुंडली में 2 नंबर का चंद्रमा आप कहीं पर भी देखें तो इसका मतलब क्या है? वो अच्छा फल देगा। तो वो अच्छा फल को प्रदान करेगा। ठीक है, हाँ। 2 नंबर का यदि सूर्य है तो वह 2 नंबर का यदि चंद्रमा है तो वह कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। ठीक है, ऐसे ही मंगल जो है वो 10 नंबर का होगा तो वो अच्छा फल देगा। बल्कि मंगल के बारे में ये भी कहते हैं कि जिसको हो 10 नंबर का मंगल उसका ना हो कभी अमंगल। ठीक है, जिसको हो 10 नंबर का मंगल उसके घर ना हो कभी अमंगल। यदि जिसके घर में 10 नंबर का मंगल बैठा है, जिसकी कुंडली में 10 नंबर का मंगल है, इट मीन्स कि वो उसके घर में अब कभी अमंगल नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही बुध कौन सी राशि में उच्च का है? 6 नंबर में। ऐसे ही बुध कौन सी राशि में उच्च का है? 6 नंबर में, मतलब कि कन्या राशि में। फिर इसके बाद आगे आ जाओ, गुरु कौन सी राशि में उच्च का है? कर्क राशि में, मतलब कि 4 नंबर का। ऐसे ही शुक्र कौन सी राशि में उच्च का है? 12 नंबर में, 12 नंबर में उच्च का होगा। में राहु 3 नंबर में, केतु 9 नंबर में। मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं कि भैया ये हमने बनाई कुंडली, कुंडली बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही बताए थे मैंने नंबर कल। 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये अब ये 12 नंबर पड़ गए। ये 12 नंबर का मतलब क्या है? 12 राशियां। 12 राशियां। ये 12 भाव हैं और 12 भाव में 12 राशियां लिखी जाती है। बैठी हैं।
ठीक है, ये 12 घरों में 12 अलग अलग राशियां बैठ गई हैं जाके, ठीक है। अब सबकी कुंडली में ग्रह अलग अलग बैठते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको उच्च बताया है कि 1 नंबर में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा होता है? सूर्य, सूर्य। 2 में चंद्रमा, चंद्रमा। 3 में मंगल, राहु। 4 में गुरु, ठीक है। 5 में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, छोड़ दो। 6 में कौन सा गुरु उच्च का होता है? कौन सा ग्रह? बुध। 7 में शनि। 8 में कोई नहीं। 9 में केतु। फिर मंगल। मंगल, वेरी गुड। फिर 11 में कोई नहीं। 12 में शुक्र। अब जो ये मैंने कुंडली बनाई है, ऐसी कुंडली तो स्वयं नारायण की भी नहीं है, मतलब भगवान राम की भी नहीं है। ऐसी कुंडली तो भगवान राम की भी नहीं है। भगवान राम की कुंडली में गुरु ग्रह उच्च का है, ठीक है, और 2-3 ग्रह और उच्च के हैं जिनके बारे में हम विशेष रूप से कभी बात करेंगे। ये जो राशियां हैं, अब बाकी सब भूल जाओ। मान लो अब यहाँ पे 1 नंबर का सूर्य आपको दिख रहा है। अब आपकी कुंडली में 1 नंबर का सूर्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अच्छा है। 2 नंबर का चंद्रमा दिख रहा है, तो अच्छा है। अब हम इसकी जैसे इसकी जो हम है गिनती बदल देते हैं, काम करते हैं। गिनती बदल देते हैं। पहले हम यहाँ पे 1 नंबर से शुरू कर रहे थे, ठीक है। कोई भी राशि कहीं पर भी विराजित हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ 1 ना लिख के मान लो लिख देते हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 9, फिर 10, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये फिर से 8। कोई भी राशि कहीं पर भी हो सकती है, होगी सीक्वेंस में 9, 10, 11, 12, 13। ऐसा नहीं कि 8 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। बैठेंगे ये सब सीक्वेंस से ही। अगर मान लो यहाँ 8 से शुरू हुआ तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। यहाँ 5 से शुरू हुआ है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। और ये सब आपकी कुंडलियों में आप देखोगे अलग अलग टाइप से बैठा है, ठीक है। अब इस कुंडली में आपने देखा कि सूर्य 1 नंबर का यहाँ उच्च का बैठा था, गॉट इट। तो यहाँ पे बंदे का शरीर अच्छा होगा, बोलने की कला अच्छी होगी, दूसरों पे भारी पड़ता होगा, रूप रंग अच्छा होगा। लेकिन अब 1 नंबर कहाँ पड़ा है? यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये जिस जिस चीज का भाव है, अब ये उस फल को अच्छा देगा, ठीक है। अब ये घर जिस जिसका है, ये उस भाव को अच्छा फल देगा। अब आप ये देखो कि ये देखो, इस वाले भाव में हमने बिठाया, ये रहा, ये वाला भाव ये रहा। यहाँ पे है शत्रु, चिंता, झगड़े, रोग, पीड़ा, संदेह, कूला, ऋण और मामा। मतलब यहाँ पे किसी को 1 नंबर का सूर्य बैठा है, अब उसका क्या होगा? शुक्र अपने शत्रुओं पे सदा विजय पाएगा, हमेशा अपनी चिंताओं पर विजय पाएगा, सदा अपने रोगों पर विजय पाएगा, सदा अपनी पीड़ा पर विजय पाएगा, सदा ऋण पर विजय पाएगा। समझ रहे हो? अब ये 1 नंबर का सूर्य यहाँ पे बैठा है तो ये वाला अच्छा फल देगा। अब मान लो ये 1 नंबर का सूर्य यहाँ बैठ जाए, यहाँ पे इस वाले घर में, तब ये वाला जो घर है, राज्य, पिता की प्रॉपर्टी, नौकरी, व्यवसाय, अधिकार, है ना, इन सब पे राज्य 1 नंबर का। नौकरी, सरकारी नौकरी, आईएएस बनेगा बंदा। व्यवसाय करने लगेगा तो मल्टी मिलियनर बनेगा, है ना। मान और अधिकार, जब भी किसी चीज पे हाथ रखेगा वो इसके कंट्रोल में आ जाएगी, मतलब टॉप सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा। अब आपको सबसे पहले इसीलिए यही याद करने पड़ेंगे कि ये जो ग्रह हैं
ये कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है, चंद्रमा 2 नंबर में उच्च का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है, बुध 6 नंबर का उच्च का होता है, गुरु कर्क राशि में 4 नंबर का उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में 12 नंबर का उच्च का होता है, शनि 7 नंबर का तुला राशि में उच्च का होता है, राहु मिथुन राशि में 3 नंबर का उच्च का होता है, केतु धनु राशि में 9 नंबर का उच्च का होता है। आपने ये कोऑर्डिनेट्स देख लिए कि सूर्य 1 नंबर का बैठा है, मतलब कुछ बहुत बढ़िया है। चंद्रमा 2 नंबर का बैठा है, मतलब कुछ बहुत बढ़िया है। मंगल 10 नंबर का बैठा है, मतलब कुछ बहुत बढ़िया है। गुरु 4 नंबर का बैठा है, मतलब कुछ बहुत बढ़िया है। तो क्या बढ़िया है ये बाद में पता चलेगा जब आपको 12 भाव पढ़ाएंगे। अभी तो आपको 12 भाव पढ़ाए नहीं है, मैं ये तो बोल रहा हूं कुछ बढ़िया है, पर क्या बढ़िया है ये अभी आपको नहीं पता। वो जब हम 12 भाव पढ़ेंगे तब पता चलेगा, पर उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सूर्य जो है किस किस राशि में उच्च का होता है, ठीक है। सूर्य कौन सी राशि में उच्च का है? मेष राशि में 1 नंबर का, चंद्रमा वृष राशि में 2 नंबर का, मंगल मकर राशि में 10 नंबर का, बुध कन्या राशि में 6 नंबर का, गुरु कर्क राशि में 4 नंबर का, शुक्र 12वीं राशि में मीन का, ठीक है। शनि 7 नंबर का तुला राशि में, राहु मिथुन राशि का 3 नंबर का, केतु धनु राशि का 9 नंबर का। ये आपको याद करना पड़ेगा। राशि, राशि के स्वामी, और वो जो स्वामी हैं वो किस किस राशियों में सबसे बेहतरीन फल देते हैं। अब देखो, सूर्य कौन सी राशि का स्वामी है? मेष राशि। सूर्य, सूर्य कौन सी राशि का स्वामी है? मेष विषु 1 नंबर। सिंह का। वेरी गुड शिवांजलि। सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी है। अब सोचो, अब कोई राशि स्वामी अपनी राशि में अच्छा फल नहीं दे रहा है जितना वो 1 नंबर में दे रहा है, ठीक है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन 4 नंबर में सबसे अच्छा फल कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। गुरु दे रहा है ना 4 नंबर का स्वामी कौन? चंद्रमा। लेकिन 4 नंबर में अगर 4 लिखा दिखे और गुरु बैठा दिखे तो सबसे अच्छा फल कौन देगा? गुरु देगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि 12 राशि का स्वामी कौन है? गुरु, लेकिन उसमें फल अच्छा कौन दे रहा है? शुक्र। तो ये आपको बेसिक गणित है, ये याद करनी पड़ेगी। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 2 और 2 4 होते हैं, फॉर्मूला है। उसी तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? 12 राशियां, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। उसके बाद राशि स्वामी 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। फिर उसके बाद राशि स्वामी याद करने पड़ेंगे। राशि स्वामी याद कर लिए। अब उसके बाद जो राशियों के उच्च हैं जिसमें वो सबसे बेहतरीन फल देते हैं वो याद करने पड़ेंगे। सूर्य 1 का, चंद्रमा 2 का, फिर गुरु 4 का, मंगल 10 का, शुक्र 12 का, शनि 7 का, है ना, बुध 6 का, राहु 3 का, केतु 9 का। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अभी ये बात बाद में आएगी जब आप मेरे से पूछेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 12 राशि लगन में कैसे पड़ी है। वो सिर्फ आपके जन्म के अनुसार पे, जातक के जन्म के अनुसार पर जो भौगोलिक स्थिति थी वो फिर नंबर पड़ता है कुंडली पे कि भाई 5 नंबर। जैसे मैं वृश्चिक लगन हूँ, आप में से कोई कर्क लगन होगा, कोई सिंह लगन होगा, कोई धनु लगन होगा, है ना, कोई। और ये किस लगन में कौन व्यक्ति जन्मा है इसका भी भाग्यफल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि कौन कैसे हाथ मिलाता है, हाथ मिला के हाथ हिलाता है, हाथ मिला के कोनी पे हाथ लगाता है, हाथ मिला के कंधे पे हाथ लगाता है, हाथ मिला के गले मिलता है, इन सब का भी फल होता है।
इतनी छोटी छोटी बातों का। तो सोचो, ये तो फिर आप डायरेक्ट ग्रह नक्षत्र की बात, आप अब सारे के सारे एस्ट्रोनॉमर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, कि आप डायरेक्ट अब इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहे आपकी यार वो पड़ोसी के घर देखियो क्या हो रहा है, अब आप ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात कर रहे हो कि यार वो देख रहे चंद्रमा इसके घर में 2 नंबर का बैठा है, क्या जबरदस्त है साहब। अब जैसे सूर्य हमने बताया कि 1 नंबर का सूर्य लगन में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज तर्रार, बड़ा जबरदस्त होता है। मान लो अब चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च का है, 2 नंबर का, वृष राशि में। अगर 2 नंबर में है तो इंसान बहुत सौम्य है। भाई सूर्य का स्वभाव कैसा है, तेज, उग्र, गर्मी वाला। चंद्रमा कैसा है, ठंडक वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए नहीं बदल गए। अब मान लो उसी प्रथम लगन में 4 नंबर का गुरु बैठा है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। गुरु का स्वभाव कैसा है, गंभीर, हर बात को सोच समझ के बोलने वाला, बुद्धिमान, तार्किक, ऐसा व्यक्ति होगा। अब मान लो 7 नंबर का शनि बैठा है लगन में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेज तर्रार, थोड़ा सावले रंग का, शनिदेव का रंग कैसा, थोड़ा सावला, थोड़ा सावले रंग का होगा, तेज तैयार होगा, दूसरों से अपने काम निकालने वाला आगे होगा। समहाउ कहीं आग लगे चाहे बस्ती में, अपन तो रहते मस्ती में, ऐसा टाइप का व्यक्ति होगा। केतु होगा तो जिद्दी होगा। तो सबके अलग अलग ग्रहों के अलग अलग जगहों पे फल हैं, लेकिन फल तो इंसान तब सिखाए जब आपने पौधा लगाया हो। तो पौधा क्या है, बेसिक 12 राशियां, 12 राशियों के स्वामी, और वो जो स्वामी हैं कौन कौन से ग्रहों में उच्च के होते हैं। अब जैसे उच्च के होते हैं तो वो नीच के भी किसी न किसी राशि में होंगे, लेकिन वो मैं कल बताऊंगा, एक ही दिन में सब बता दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। पर फिर भी एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो ये देखो, ये डेट देख रहे हो कब की लिखी है, 10/10/10, मतलब कि कितने साल हो गए टोटल, लगभग कि 15 साल हो गए। 15 साल, 15 साल पहले मैंने इसको सबसे पहले लिखा था। 15 साल पहले जो आप लोग मुझसे सीख रहे हो, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 15 साल का। मेरे अपने 28 वर्ष की आयु में 15 वर्ष तो केवल, ये तो वो है कि जब मेरे को थोड़ा लिखना पढ़ना समझना आ गया उसके बाद मैंने कॉपी बनाई, इससे पहले और बहुत कॉपी बनाई। तो मतलब 28 साल की उम्र में 20 साल का खाली एक्सपीरियंस है, और उस 20 साल के एक्सपीरियंस को आप उसका निचोड़ समझ रहे हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से आपको थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे हो गए 20 साल, आपको पूरे 20 घंटे नहीं हुए हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि जैसे उच्च लिखा है, सूर्य मेष का उच्च का होता है, सूर्य ऐसी तुला राशि में 7 नंबर का नीच का होता है। जो भी ग्रह जिस घर का हो, अपनी से 7वीं राशि में, उस उच्च वाली राशि से 7वीं राशि में वह नीच का हो जाता है। मेष, मेष में सूर्य उच्च का होता है, मेष से आगे 7 गिन लो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो तुला में जाके वो नीच का हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि मान लो सूर्य, सूर्य 1 नंबर का यहां बैठा है तो बहुत बढ़िया फल देगा, 1 नंबर, लाजवाब, मजेदार। लेकिन मान लो ये 1 ना होकर 7 नंबर हो, 1 ना होकर 7 नंबर हो, तो ये भाव जिस जिस चीज का है उस चीज का बेड़ा गर्क कर देगा। शरीर का बेड़ा गर्क कर देगा, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर देगा, समृद्धि का बेड़ा गर्क कर देगा, आपकी प्रेस्टीज समाज में खत्म कर देगा, आपका सुख खत्म कर देगा, आपका दुख बढ़ा देगा, आपकी आयु को कम कर देगा। सोचो, 1 नंबर का सूर्य इसी घर में लाजवाब फल दे रहा था कि भाई आप तो
किंग ऑफ द वर्ल्ड थे, और यही 1 नंबर का 7 नंबर का सूर्य हो जाए। आप किसी को 7 नंबर का सूर्य यहाँ, 1 नंबर का सूर्य यहाँ लिखा देखो फर्स्ट भाव में, समझो राजा आदमी है। यही 7 नंबर का सूर्य देखोगे तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो घर का कुत्ता घर का ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, किसी काम का आदमी नहीं है। इस टाइप से आप इस बात को समझ पाओगे। तो बस आपको जैसे तैसे अभी आपको ये पूरा याद करना है। ये जो आपको पूरा खाना दिख रहा है, ये जो पूरा खाना दिख रहा है, ये पूरा याद करना है। अगर आपके पास कोई प्रश्न आ जाए कि जी मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या मैं अपने नाम पे खरीदूं, मुझे फायदा होगा नहीं होगा, या ये जब से मैं इस घर में आया हूं मुझे फल नहीं रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई जब से इस घर में शिफ्ट हुआ है उसको फल रहा है नहीं फल रहा है? तो देखो इसमें कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये भूमि, ये क्या लिखा है, सुख, मतलब भूमि का सुख। किसी का अगर ये वाला घर खराब है, इसमें गलत ग्रह बैठा है, तो उसको भूमि का सुख नहीं होगा, उसे माता का सुख नहीं मिलेगा। उसे अब कोई पूछे कि भैया विदेश योग है, तो उसके लिए इस घर का अच्छा होना जरूरी है। कोई कहता है जी मेरे विदेश में नौकरी करने के योग हैं, इस वाले घर को देखो। कोई बोलेगा जी भैया मेरा भाई मेरा साथ देगा नहीं देगा, तो इस घर को देखो। कोई बोलेगा मेरे को पत्नी कैसे मिलेगी या पति सुंदर मिलेगा, तो अपने इस वाले घर को देखो। अब इसको बहुत जल्दी देख लेंगे लोग, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ना। गुरुजी, जी मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ। गुरुजी मेरी राशि में घर है अपना देखना, अभी तो फादर साहब के घर में है। तो जैसा कि प्रवीण भैया ने बताया, थोड़े दिनों में आप खुद इस प्रकार के हो जाएंगे, आप खुद की कुंडली देख लोगे कि अच्छा ये ग्रह यहाँ बैठा है, मतलब मेरे घर में भाग्य में एक घर है। ठीक है। गुरुजी आपसे तो थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, अब तो फादर साहब के घर में है। तो आपको ये बड़े ही जल्दी से स्वयं से देखना आ जाएगा। मैं तो कुंडली देखूंगा अभी 5 मिनट में यूं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, कल क्या होगा और आज से 10 साल बाद क्या होगा, मैं तो चुटकी बता दूंगा। और किसी ना किसी दिन हम क्या करेंगे, जो मेरे छोटे बच्चे हैं, जी आकृति आद्या वगैरह, ये सब जानते हैं मेरी कुंडली नहीं देखता, लेकिन अब जो मेरे अपने शिष्य हो चुके हैं जो इस क्लास में आ रहे हैं, इन सब की, चाहे वो संदीप जी हैं, आप हैं, आकृति है, शिवांजलि है, निधि है, राकेश जी हैं, प्रत्याशा है, आरती है ना, इन सब की कुंडली भी हम सभी, मैं एक एक बार किसी दिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से या किसी तरह आपको रोल नंबर बांटेंगे और आप सभी की कुंडली पर विचार करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मुझे आप सबकी कुंडली पे विचार करना है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी बेहतरीन सिद्धि का योग है ही नहीं, तो मैं, जी गुरुजी, तो जाहिर सी बात है मैं आपको उस लाइन में क्यों ले जाऊं भाई, जब आपको नागपुर जाना ही नहीं है तो मैं आपको उस ट्रेड में बिठाऊं ही क्यों। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है। हाँ, अगर किसी की कुंडली में दिखता है कि हाँ भैया कि इसकी कुंडली में बढ़िया, इसकी साधना करने में बढ़िया योग लिखे हैं, तो उसको वो बताएंगे। अब मैंने अपने बचपन में जान लिया था कि भैया मेरे को बड़े होकर जोशी बनना है, मुझे यही काम फलेगा, तो आज ईश्वर की दया से देश विदेश संतरी मंत्री सब में नाम है। अगर मैं बना होता इंजीनियर तो कहीं लेके नट कस रहा होता। अगर आपको पता है कि आपको अपने जीवन में बनना क्या है, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। अब जो पहले से बन चुके हैं, अब आप ये एडवोकेट संदीप जी और आप एडवोकेट बन चुके हैं, वकील बन चुके हैं, बढ़िया बैरिस्टर बन चुके हैं, अब तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते कि लाइन बदले। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भैया इस चीज का साइड बिजनेस डाल लो और ये आपकी वकालत से ज्यादा कमा के देगा, तो डालोगे नहीं डालोगे? जरूर बिल्कुल डालोगे, जी। क्योंकि भाई इससे काम आएगा। अब आकृति है, आद्या है ना, शिवांजलि है, इनको पता चल जाए कि जीवन में डॉक्टर बन के ज्यादा फायदा है, इंजीनियर बन के ज्यादा फायदा है, तो बच्चों के थोड़ा माइंड पहले से सेट हो जाता है ना। और अब इसमें हाथ की कला भी है जी, ये तो हाथ की कला है, आपको छीन भी नहीं सकता, आप सीख जाते हैं तो इसको जी ठीक है। आप और लाइफ अब में आप ये बिल्कुल सोचो नहीं। कि जैसे बुआ जी लोग हैं यहाँ पे, दो दो तीन तीन हैं जो एजेड हैं, अब उनके घर में बहू आनी है, किसी घर में दामाद आना है, किसी का बुआ आना है, तो वो खुद देख लेंगी यार इसकी कुंडली में जो 7वां भाव है। अब देखो ये, आप ये देखो, ये लिखा स्त्री और ये लिखा व्यवसाय। ठीक है। स्त्री मतलब कि यहाँ पे स्त्री का मतलब यह है कि पुरुष भी वैवाहिक, कि भैया वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा। जो जिस लड़के से या जिस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करा रहा हूं या करा रही हूं, वो हमें अच्छा फल देगा या नहीं देगा, वो हमारे बेटे के साथ शादी करके बनेगी या उसके साथ नहीं बनेगी, है ना। अब कोई बोले कि नौकरी लगना है,
नौकरी लगना है, अच्छी आईएएस लेवल की नौकरी लगना है, तो उसका घर आपको इससे देखना होगा। इस घर में 10 नंबर का मंगल बैठा हो तो बंदा आईएएस बन के निकलता है, आईपीएस बन के निकलता है, डायरेक्टर बन के निकलता है, ऐसा बन के निकलता है कि 1000 आदमी उसकी बात सुने। इस घर का स्वामी। किसी को अब कहना है जी अब तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी है, देशाटन करना है ना, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो गुरु की प्राप्ति तब होगी जब आपका ये वाला घर अच्छा होगा। क्या जी मेरे दांतों में दर्द रहता है तो यहां से पता चलेगा, कोई कहेगा जी मेरी आंतों में दर्द रहता है तो यहां से पता चलेगा, कोई कहेगा जी मेरा पेट खराब रहता है तो मुझे यहां से पता चलेगा, कोई कहेगा जी मैं गाड़ी खरीदता हूँ मुझे नुकसान होता है तो मैं गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, मेरी गाड़ी जीवन कब तक होगा तो वाहन देखो यहाँ पे लिखा है ना, मेरी आंखें खराब रहती हैं तो आंखें यहाँ लिखा है, कोई कहेगा जी मुझे बहुत लॉस हो रहा है व्यापार में तो वो यहाँ लिखा है ना, कोई जी बहुत ज्यादा नशे करता है तो वो जी यहाँ नशे करता है, कोई किसी के कान में दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम ये वाला घर देखेंगे, ठीक है, किसी के सिर दर्द रहता है तो हम ये वाला घर देखेंगे, किसी को पीठ में दर्द रहता है तो ये वाला घर देखेंगे, किसी के घुटनों में दर्द रहता है तो ये वाला घर देखेंगे, ठीक है, किसी को कमर में दर्द रहता है तो ये वाला घर देखेंगे, किसी को पथरी है तो ये वाला घर देखेंगे, गुर्दे में है तो ये वाला घर देखेंगे, है ना, किसी को माँ बाप की पुरानी प्रॉपर्टी दादा की पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी तो हम यहाँ से देखेंगे, किसी की आयु कितनी हम यहाँ से देखेंगे, है ना, कोई किसी की मृत्यु कब होगी वो हम यहाँ से देखेंगे। तो ये सब भी आपको याद करना है। किसी के साथ छल होगा तो कैसे होगा वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किसी के हार्ट में समस्या है वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, किसी की श्वास नली में समस्या है वो हम यहाँ से देखेंगे, फेफड़ों में समस्या है तो हम यहाँ देखेंगे, उसका खाना पीना आचार क्या ना जी दूल्हा ऐसा देख रहे हैं जो कुछ खाने पीने वाले ना हो तो हम यहाँ से देखेंगे, है ना, किसी के पाँव देखने कि पैर में चोट लगी है तो उसका पाँव में दिक्कत है, प्रवीण जी सुन रहे हैं, किसी के पैर में दिक्कत है तो उसका घर हम यहाँ से देखेंगे। जी गुरु जी। तो अब समझे कि जो जोशी आपको बताता है कि आपके अंदर क्या खराबी या क्या गुण है वो इन्हीं भाव के हिसाब से बताता है। अब किसी का गला खराब है तो यहाँ से पता चलेगा, किसी का परिवार खराब है वो बेचारे ने परिवार में सारा पैसा लगा दिया, परिवार ने पीछे से लात मार दी तो हम यहाँ कुटुंब से देखेंगे, ठीक है, किसी का मुंह हम यहाँ से देखेंगे, किसी की वाणी कि वो क्या बोलता है क्या सोचता है वो हम यहाँ से देखेंगे, किसी के अंदर कितना पेशेंस है वो हम यहाँ से देखेंगे, तो किसी के कंधा खराब है तो हम यहाँ से देखेंगे, किसी की छाती खराब है तो हम यहाँ से देखेंगे। अब कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कृति बाबू समझ आ रहा है? यस गुरुजी, एक Yes, चीज yes, और, sir. राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी मेरे पित्त की थैली में पथरी थी तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपका ऑपरेशन नहीं होगा। जी मैं लीवर वाले में 10 दिन तक एडमिट होके आ गई जी और मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ 2020 में। मैंने सोचा जी ऐसे ही होगा, फिर मैं 2 बार होके आ गई पर मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं होगा। अब वो हम्म क्या कराना चाहिए और क्या नहीं, तो सब मुझे डराते हैं कि नहीं निकलवा लो, गॉल ब्लैडर में हम्म है। तो हम्म मैं समझ में ही नहीं आती। उन्होंने जो बोला ना कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, मैं एडमिट हम्म हो गया, ओटी में कोरोना हो गया, उन्होंने हम्म मुझे वापस भेज दिया। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे। तो अभी आप जो समझा रहे हो ना तो मुझे वो ध्यान आया। मेरे को अभी 7 साल हो गए पर मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा। मैं 2 बार यही एडमिट। ज्योतिषी करना। अब सोचो कि इंसान ओटी से वापस आ जाए, लेकिन सोचो कि डॉक्टर से बड़ा जोशी ने कह दे नहीं होगा तो नहीं हो रहा। यस गुरुजी, अब मैं तो ये अब आप समझे ये बहुत बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, 2 और 2 4 है मेरे भाई। कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये लिखा पथरी, अगर ये वाला हाउस किसी का खराब है, मान लो जैसे मैंने वो बताया था ना सूर्य 7 नंबर का नीच का होता है, किसी को यहाँ 7 नंबर का सूर्य बैठा हो उसको कमर दर्द होगा ही होगा, उसका व्यापार नहीं चलेगा, बीवी से लड़ाई होती रहेगी, पथरी जरूर होगी, गुर्दे में जरूर होगी, आना जाना चलता रहेगा, बेकार के दर्द बने रहेंगे, मूत्राशय मूत्राशय मतलब कि जो ब्लैडर वगैरह होता है उसमें प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, है ना। बेसिक सिद्धांत है भाई, अच्छा ग्रह अच्छी जगह बैठा है अच्छा फल देगा, खराब ग्रह खराब जगह बैठा है खराब फल देगा, बेसिक है। थोड़े दिनों में आद्या आकृति प्रत्याशा और संगरूर से गुड़गांव से एडवोकेट लोग ये एडवोकेट लोग कुंडली देख लेंगे, इसके जीवन में जीतना लिखा भी है नहीं लिखा, जीतना है तो कितने पैसे लेने, हारना है तो कितने पैसे ले रहे हैं करके ये पता चल जाएगा, कितनी बढ़िया नहीं हो जाएगी। बल्कि वकील कहेगा कि
आपके यहाँ रिश्ता आएगा गुड़गांव वगैरह में तो आप खुद देख लोगे कि भाई 7वें नंबर पे बच्चा बेटा खराब है, आप कुंडली यार तो कुंडली दे, वो कहेगा यार तो जोशी है वकील है कि यार तो कुंडली तो दे। कुंडली देख दिया कि भाई इस चीज की दशा चल रही है और यहाँ पे इसका ये घर बैठा है तो इसकी कोर्ट में विजय होगी, आपको पता है विजय होगी, तो आप ज्यादा पैसे मांग लो कि भाई तेरा काम बनाया। समझ रहे हो? अब बच्चे हैं छोटे, अब इनको पता चल जाए कि आगे जाके डॉक्टरी बनने में फायदा है या इंजीनियर बन के फायदा है या टीचर बन के फायदा है, तो ये अपना दिमाग वहीं लगाएंगे ना, जी मेरा दिमाग सेट है, मेरे भाग्य में लिखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं सिर्फ डॉक्टर के लिए मेहनत कर रही हूँ, बायोलॉजी ही पढ़ूंगी, बाकी सब पास होने के लिए पढ़ूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ूंगी। कई बार क्या आता है, भाग्य साथ नहीं देता भाई। इंसान सोचता तो बहुत है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, बनता वो है जो भाग्य में लिखा है। तो जब आपको पता हो कि भाग्य में पहले से क्या लिखा है तो कितना आसान नहीं हो जाएगा काम। तो ये है, लेकिन मैं फिर से इसी बात को दोबारा दोहराता हूँ प्यारे बच्चों, इसी बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ज्योतिष 2 और 2 4 है इंडीड, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, आप खुद की साधना भक्ति नहीं करते, उठ के कभी भगवान को जल नहीं चढ़ाते, भगवान का नाम नहीं लेते, अपने गुरुदेव को मन से प्रणाम नहीं करते, तो फिर मैं जितने मर्जी फॉर्मूले बता लूं कोई काम नहीं आने वाले। इट्स जो मैंने कल कहानी सुनाई थी भीष्म पितामह वाली, कि भैया भीष्म पितामह अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए स्वयं नारायण ने अस्त्र उठा लिए ताकि मेरे जो भक्त की बात है वो छोटी न रह जाए। तो अगर आप भक्त होंगे तो भगवान आपकी बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसलिए आपको ये सब समझना होगा कि बिना भगवान के भक्ति के आपके ऊपर कृपा नहीं बरसने वाली है। इसलिए अपने गुरु को प्रणाम करें, अपनी भक्ति बढ़ाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तभी जाके आपका काम बनेगा। गुरुजी आप थोड़ी सी बात जी गुरुजी एक मैं ये पूछ जो कन्या राशि वाले हैं जी वो कौन सा व्रत रख सकते हैं? जो कन्या राशि के व्रत उपाय ये बहुत लास्ट की डिटेलें हैं, पहले हम प्रॉब्लम से बात करेंगे, सोल्यूशन पे बात करेंगे और फिर उसको कक्षा में सिलसिलेवार से सिखाएंगे कि मेष राशि वाले कौन सा व्रत रखें, क्या उपाय करें, कौन सा रत्न पहने, कौन सी दिशा में जाएं, किस दिशा में जाके व्यापार करें, कौन सी फील्ड में जाएं, ये हम सारी कुंडली बात करेंगे। और जहां पे ये कुंडली से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन है, इनको मैं आप सबकी कुंडली अवश्य देखूंगा। एक दिन के लिए ग्रुप को खोलेंगे, उस ग्रुप में आप अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है? तो उपाय वगैरह की बात गुरुजी करेंगे। मैं मंडे से व्रत रखना चाहता इसलिए मैंने पूछा है। आपके लिए हम अलग से स्केड्यूल निकालेंगे, आपसे तो मिलना हो जाता है, तो ईश्वर ने चाहा तो कल परसों में फिर जब भी रहेगा जी गुरुजी। तो हम उसी समय पर कुंडली का अच्छा सा मुहूर्त देखकर उस पर विचार करेंगे कि आपको सारी ग्रह दशाओं के हिसाब से क्या व्रत रखने चाहिए। खाली राशि के हिसाब से कभी बच्चा लोग कभी भी किसी को राशि के हिसाब से उपाय वगैरह नहीं बताने हैं। जैसा कि मैंने बताया 7-8 चीजों को मिलाकर एक भविष्यवाणी होती है। तो अभी तो आप एक ही सीखें कि भाई राशि क्या होती है या राशि के स्वामी क्या होते हैं या जी कौन सी गुरुजी। राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए बाकी हैं, लेकिन जी गुरुजी। इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे पता चलता है। खैर, तो आज मेरे मन में एक बात आई थी तो मैं इनको म्यूट करता हूँ, फिर एक आध्यात्मिक बात बोल के आगे को बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि सीन है महाभारत का, और महाभारत के सीन में चौपर खिल रही है ना, चौसर जो खिल रही है, तो वहां पे एक एक करके रोज राजा धृतराष्ट्र की सभा में युधिष्ठिर एक एक चीजों को दांव पे लगाता जाता है। अपना सेना हाथी लगा देता है, फिर मंत्री दांव पे लगा देता है, फिर राज्य दांव पे लगा देता है, फिर अपने भाई दांव पे लगा देता है, फिर आखिर में अपनी पत्नी को दांव पे लगा देता है। उसकी पत्नी द्रौपदी को हाँ बाल पकड़ के खचोर कर लाते हैं और उसको बेचारी को अर्धनग्न एकल वस्त्रा थी। जिस समय द्रौपदी को लाया गया तब वो क्या थी? एकल वस्त्रा,
एक वस्त्र पहन रखा था बस उसने, और ऐसी अर्ध नग्न अवस्था में उसे सबके सामने लाया गया सभा में। तो अब क्या हुआ कि अब वो उसके चीरहरण होने लगा, दुशासन उसकी साड़ी को खींचने लगा, और उसकी साड़ी को जब वो खींचने लगा तो उसने सबको चिल्लाया, धृतराष्ट्र मेरी मदद करो, भीष्म मेरी मदद करो, द्रोणाचार्य मेरी मदद करो, युधिष्ठिर मेरी मदद करो, अर्जुन मेरी मदद करो, गदाधर भीम मेरी मदद करो, नकुल सहदेव मेरी मदद करो। और जब ये सब सीन चल रहा था, मीनवाइल श्री कृष्ण was also playing चौसर in his द्वारिका। वो अपने घर पर भी चौसर खेल रहे थे सत्यभामा रुक्मणी के साथ। तो बार बार उठें, जाएं, एड़ी उठाकर कुछ देखने की कोशिश करें और फिर बैठ जाएं, और फिर बड़ी टेंशन में, फिर पासा फेंकें और फिर कुछ देखने के लिए फटाफट गेट तक जाएं और वापस आ जाएं, फिर भाग के खिड़की तक जाएं, वापस आ जाएं, फिर पैर उठाकर देखें, फिर वापस बैठ जाएं। तो सत्यभामा रुक्मणी कहती है कि प्रभु क्या बात है, आपका खेलने में मन नहीं लग रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, हे रुक्मणी, मैं कुछ अन्याय होता देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि जाओ हेल्प करो। कि मैं हेल्प कैसे करूं? जब उसका चीरहरण हो रहा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है, सबके सामने उसका दुष्कर्म और बलात्कार हो रहा है, तब वो द्रोणाचार्य को बुला रही है, भीष्म को बुला रही है, धृतराष्ट्र को बुला रही है, नकुल सहदेव को बुला रही है। उनको बुला रही है जो कुछ नहीं कर सकते, और जो सब कुछ कर सकता है उसको बुला नहीं रही है। तो ऐसा जैसे ही भगवान के मन में विचार आया, तो द्रौपदी ने सोचा कि ये सब भाड़ में जाए, मेरे किसी काम के नहीं है। तो उसने नारायण का स्मरण किया। जैसे ही उसने नारायण का स्मरण करा, नारायण साक्षात प्रकट हो गए, और द्रौपदी की साड़ी वो खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, वो हार के बेहोश हो गया, पर द्रौपदी के तन से साड़ी नहीं अलग हुई। तो इसका मतलब क्या है? आपको ईश्वर को बुलाना होगा। ईश्वर के पास 8 करोड़ की जनता है भैया, 800 करोड़ की जनता। अब ऐसा नहीं है कि भगवान आपका ध्यान नहीं रखेंगे, पर बिना रोए तो माँ को भी पता नहीं चलता बच्चे को दूध पिलाना है। जब बच्चा रोता है तब जाकर माता उसको दूध पिलाती है। ना रोदनम, बिना रोदन के तो माता दूध नहीं पिलाती। और जब भगवान से भक्त मांगता है तो भगवान को अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, भगवान से भक्ति मांगो, भगवान से वाक शुद्धता मांगो, भगवान से शक्ति मांगो, भगवान से गुरु की कृपा मांगो, अच्छा गुरु मांगो, अच्छे गुरु की कृपा मांगो। भगवान साक्षात तो उतर नहीं आएंगे, गुरु ही तुम्हें है जो दर्शन देते रहे, तुम्हारी क्वेरीज को हेल्प करते रहे, सॉल्व करते रहे। तो जब संताए भगवंत आए, अगर जीवन में अच्छे गुरु का आना भगवान के आने बराबर होता है, भगवान का आना गुरु के आने के बराबर होता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें अच्छी सद्बुद्धि दें, अच्छा भाव दें, उनके चरणों में मन लगा रहे। इस प्रकार से जब अध्यात्म को आप मांगेंगे, जब आप ईश्वर से, आप मंदिर जाते हो और भगवान को छोड़कर भगवान से सब मांगते हो कि भगवान ये दे दे, वो दे दे। अरे भगवान के घर गए हो तो सबसे पहले भगवान को मांगो। अर्जुन गया तो उसने नारायणी सेना नहीं मांगी, नारायण को मांगा, इसलिए वो युद्ध में जीता। इसलिए जब भगवान के यहाँ जाते हो तो सबसे पहले भगवान को मानो, तो भगवान को मांगो, भगवान तो फिर कोई कृपा न कर देंगे। क्या थोड़ी सी बात है तंत्र पर करेंगे, क्योंकि अध्यात्म और तंत्र बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तंत्र में हमने माता धूमावती की आराधना करी, भक्ति करी, पूजन करी। धूमावती के बाद जा रहा कि धूमावती इज अ देवी, अ गॉडेस ऑफ फोबियास, जो फोबियास को दूर करती हैं, है ना। तो तंत्र की बहुत विधान है, मैं तंत्र डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, पर क्या है कि ज्योतिष भी समय ले रही है, तंत्र भी समय ले रही है, और हमारे पास ज्यादा क्लासें बची नहीं है करने को। सिर्फ फिर हम उनकी क्लासें रखेंगे जो जिनकी कुंडलियां देखने लायक हैं, मिलने लायक हैं, या जो ये सीखने या करने लायक हैं, है ना। तो जैसे अब हम तंत्र के बारे में बात करेंगे तो भैया हमें बटुक भैरव के बारे में बात करनी है, उच्चिष्ट गणेश के बारे में बात करनी है ना। हमें बगलामुखी के बारे में बात करनी है, बगलामुखी का वास्तविक स्वरूप क्या है, मातांगी हमारे बच्चों के लिए। तंत्र में अगर हम तंत्र की बात करें, तंत्र सिद्धांत की बात करेंगे, तो जैसे जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसको जो पुश मिलता है,
ठीक है, वो कैसे मिलेगा? वो सरस्वती से सरस्वती को आगे लेके बढ़े। अब सरस्वती की वजह से पूरी हेल्प नहीं हो पा रही है तो भैया मातांगी को लेके आगे बढ़े। बिजनेस नहीं चल रहा है तो भैया वो प्रत्यंगरा को लेके आगे बढ़े। प्रत्यंगरा को लेके आगे बढ़ेगा, थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा। ठीक है, ऐसे ही शाकुंभरी, शीतला, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, इन सब के बारे में तंत्रोक्त शक्ति बात करनी है। पर तंत्रोक्त तो आपको, तंत्र आपको तभी सिखाया जा सकता है जब आपकी उस बात में श्रद्धा होगी कि जब मैं बोलूंगा कि 2 और 2 6 होते हैं, तब आप 2 और 2 6 मानो। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं गलत सिखाऊंगा भी नहीं, और मैं कह भी नहीं रहा कि 2 और 2 6 मानो। लेकिन जो मैंने बोला है उस पर शंका नहीं करनी है कि गुरुजी ने ये क्यों बोला होगा, ऐसा क्यों बोला होगा, एक आसन के बारे में क्यों बोला होगा। अभी भी आप में से इतने सारे होंगे जिन्होंने अभी तक आसन नहीं बिछाया होगा, कि एक पर्टिकुलर आसन पर बैठकर ही वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो जब तक आपने आज्ञा मानना ही शुरू नहीं किया है तो मैं कैसे कहूं कि आप अगले अगले स्टेप पे बढ़ो। ईमानदारी से वो हैंड रेज करो इसी पे कि जिन्होंने एक आसन चुन लिया कि वो एक ही आसन पर बैठकर करते हैं। ओके, आद्या करती है, प्रत्याशा करती है ना, और कौन करता है? बस 2 बच्चे, आदित्री करती है ना। और ये देखो, ये 3-4 बच्चे हैं, जो 5 हैं जिन्होंने हाथ उठाया। अब ये 5-6 हैं जो राकेश जी हैं, हाथ उठाया, वेरी गुड। तो यदि आप एक आसन पर बैठ के करने लगे हैं तो ही आप आगे बढ़ा पाऊंगा ना मैं। बच्चों, अगर मैंने तुम्हें फेसबुक पे मंत्र लिखे आते हैं, ये राकेश जी आपके लिए भी बात है। जैसे कई बार कोई मंत्र होता है, आपने उसका जप कर लिया, थोड़ी सी विधि इधर हो गई और आपको कोई भूत प्रेत पिशाच दिखने लगा, तो भगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, रात को सोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने धूमावती के बारे में बताया था कि कम से कम धूमावती के बारे में जान लोगे तो धूमावती आप लोगों की थोड़ी बहुत रक्षा तो करेगी, कि आप लोग सिद्धि में उतर रहे हैं तो भैया रात को सपने वपने ना आए, कमरे में अकेले बैठ के डर ना लगे, इन सब बातों का। तंत्र में ये सब चीजें होती हैं, समझ आएगा आपको धीरे धीरे। लेकिन एक बार आपने कोई तंत्र का देवता पकड़ लिया, भाई साहब, कुंडली बिना देखे कुंडली देख के बोलोगे। जैसे आप में से किसी ने विटनेस करा होगा कि मैं कुंडली देखता हूं तो फिर कुंडली नहीं देखता हूं, मुंह देख के कि बेटा ये और ये और ये है, यक्षिणी बोलती है, दक्षिणी बोलती है, दे दिया कि हाँ ये वाला काम होगा। आप में से 1-2 इस बात के एग्जाम्पल बैठे हैं कि जिसको कह दिया कि बेटा तेरा ये काम होगा तो वो होगा। अब वो मैं जानूं, मेरे तंत्र के साधक देवता जाने, वो स्वयं भगवान जाने। अब जो मैंने बोला उसकी लाज भगवान को रखनी है, बात खत्म। पर उसके लिए सिद्धि सीखनी पड़ती है। राकेश जी हैं, राकेश जी को रखेंगे हनुमान जी की सिद्धि, है ना। आकृति, आद्या, शिवांजलि बच्चे जो हैं इनको मातंगी की सिद्धि के बारे में सोचेंगे, है ना। प्रवीण जी को, संदीप जी को बगलामुखी की सिद्धि के बारे में सीखेंगे। जो संगरूर और गुड़गांव से हैं इनके लिए परिवार में सुख शांति संपन्नता के लिए मंगला गौरी महालक्ष्मी की सिद्धि के बारे में सोचेंगे। भाई जिसके लिए जो काम के वो सीखेंगे ना। फालतू तंत्र मंत्र आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या और कैसे और क्यों और कब, जो जिसके काम का है भैया वो सीखो। अब किसी बटुक भैरव हैं, काल भैरव हैं, छिन्नमस्तिका हैं, धूमावती हैं, प्रत्यंगिरा हैं, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। लाल मिर्चियों से हवन होता है और कामाख्या इत्यादि में तो बलि होती है। ठीक है, तो ठीक है, ये सभी के लिए नहीं है। छोटा छोटा जो उपाय है उसको कैसे कैसे कर सकते हैं तो हम इस पे बारे में बात करेंगे। जैसे आज सारी हमने ज्योतिष की क्लास रखी है, कल हम सारी तंत्र की क्लास रखेंगे। और आज की क्लास में आज हमने सिर्फ ज्योतिष के विषय में बात करी है कि राशि क्या होती है, राशि स्वामी क्या होते हैं, कौन कौन सी राशि में कौन कौन सा ग्रह उच्च का होता है, उच्च के ग्रहों के क्या शुभ प्रभाव होते हैं, 12 भाव कौन से होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करने की है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, एंड लेट मी शो यू वन मोर थिंग कि आप कि ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स हैं, ये आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे, एक बार में पीडीएफ बन के नहीं मिल जाएगा। हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी ग्रह का मित्र होता है, सामान्य होता है, शत्रु होता है। जैसे सूर्य जो है वो शनि का शत्रु होता है, सूर्य और शनि एक फल देंगे।
तो ये सब बातें हैं जो हमने बात की थी, वो उस बारे में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ ज्योतिष की क्लास ली है, थोड़ी सी अध्यात्म की क्लास ली है। डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट तंत्रा, ठीक है। तो आज की कक्षा के लिए सभी को साधुवाद। सभी लोग विश्राम करें, लेकिन विश्राम का मतलब आराम नहीं होता है। जो बोला है उसको चुपचाप याद करें, ठीक है। जो बोला है उसको चुपचाप याद करें, याद नहीं कर रहे तो फिर क्लास में आना छोड़ दो, ठीक है। कल हम लोग राशियों के स्वामी और वो किस राशि में उच्च के होते हैं, ये 3 चीज जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो अब मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। चलिए, नमो नारायण, राधे प्रणाम राधे, राधे गुरुजी, राधे। प्रणाम आशीर्वाद सभी गुरुजी। को, शुभ आशीर्वाद। मेरे को कौन से तंत्र में लेके जाओगे? आपको भी देखेंगे, कोई ना कोई आपकी कुंडली पे विचार करेंगे, कर जो दो आपके लिए गुरुजी। सर्वोत्तम होगा वो आपको लेके जाएंगे। कुछ साधना आपके लिए हम करेंगे, कुछ साधना आप अपने लिए खुद करेंगे, ठीक है। गुरुजी कुंडली वाला देख लो, उससे पता चल जाएगा किस पे। आप जरूर प्लीज थोड़ा जरूर 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 कुंडली ध्यान का देना। नंबर आएगा, जरूर देखेंगे, ठीक है। एक एक करके आप सभी का नंबर आएगा। शिष्यों का राधे नंबर राधे गुरु जी, प्रायोरिटी में राधे आता है। राधे जी। राधे राधे धन्यवाद, विनय जी, राधे भगवान ने राधे। मिला दिया हमें तो गुरुजी से, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। ये सब ईश्वर का है। मैंने बताया ना, ईश्वर की कृपा होने पे ही कोई गुरु बनने का आश्रय मिलता हाँ जी, है ना। वही तो काफी दिन से हमें मिल गए गुरुजी, इसके लिए तो बहुत बहुत सब ईश्वर धन्यवाद, की कृपा, भगवान का भी आपका भी। सभी ईश्वर की कृपा, सब ईश्वर की कृपा, है ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलिए, तो शुभ रात्रि अगली कक्षा में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जय जय गुरुजी, श्री राधे श्याम। गुरु जी 1 मिनट के लिए फोन काट मत काटना, काट दिया।